क्लासेस। जय हिंद बच्चों। आज हम देखने वाले हैं एपिसोड नंबर 44। एपिसोड नंबर 43 में आपने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक था। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की मदद से हमने ये सीखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डेंसिटी पता चल जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का पता चल जाता है। उसमें हमने देखा ये एक इमेजिनरी यानी काल्पनिक लाइंस है, जिसके द्वारा हम इलेक्ट्रिक फील्ड्स का इमेजिनरी यानी काल्पनिक चित्रण करते हैं, ग्राफिकल एनालिसिस करते हैं, पिक्टोरियल एनालिसिस करते हैं। तो इस तरीके से एपिसोड नंबर 43 में आपने देखा, और हमने ये भी देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज होते हैं, गुण होते हैं। और आज हम देखने वाले हैं तीसरे पड़ाव का आखिरी टॉपिक, फ्लक्स। पहले हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फील्ड इंटेंसिटी, उसके बाद हमने देखा फील्ड लाइंस, अब हम देखने वाले हैं फ्लक्स। तीसरे पड़ाव का ये हमारा आखिरी टॉपिक है, छोटा लेकिन महत्वपूर्ण। तो आज का टॉपिक हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, लेकिन इसमें ई लगा दीजिएगा, थोड़ा सा ये और स्टैंडर्ड हो जाता है कि ई से हो गया इलेक्ट्रिक, फाई से हो गया फ्लक्स। क्योंकि फ्लक्स हमारा तीन जगह आता है, एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एक मैग्नेटिक फ्लक्स और एक ग्रेविटेशनल फ्लक्स। तो ग्रेविटेशनल फ्लक्स के लिए फाई जी हम बोल देते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए फाई एम बोल देते हैं, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए फाई ई बोल देते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। तो एक चीज हमने एपिसोड नंबर 43 से जरूर देखा कि अगर विद्युत बल रेखा का घनत्व पता चल जाए तो विद्युत क्षेत्र को बताता है, और वहीं से हमको एक नया भौतिक राशि का उदय होता है, और जिसका नाम है विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स जो है उसी डेंसिटी का नाम है। तो डेंसिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, एरिया कंसीडर करते हैं। एरिया कंसीडर करते हैं मतलब ये कि इसको हम क्या करते हैं, ये हमारा कोई विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र तो वेरिएबल भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल हम समझने के काइंड ऑफ व्यू से कांस्टेंट लेकर के समझ लेते हैं। तो सपोज दैट ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई वेक्टर। और अब कहता है कि हम कोई एरिया लेते हैं। तो कोई एरिया लेते हैं मतलब कि इस तरह से एरिया लेते हैं। अब इसका एरिया कुछ भी हो सकता है, ए वेक्टर हो सकता है। अब एरिया को एज ए वेक्टर ट्रीट हम करते हैं। अब क्यों ट्रीट करते हैं ये हम नीचे देखेंगे। फिलहाल आप ये समझिए कि एरिया एज ए वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा वेक्टर है। अब कहता है कि इसका सदिश वेक्टर जो होता है, मतलब एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन हम लेते हैं ये आउटवर्ड लेते हैं अक्सर। हालांकि ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, हम इनवर्ड भी ले सकते हैं, आउटवर्ड भी ले सकते हैं। तो जिधर से ऑब्जर्वर देखता है उधर हम देखते हैं। तो अगर हम इधर से देख रहे हैं इसका मतलब एरिया वेक्टर आपका इधर है, ये आपका हो गया ए वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका हो गया ई वेक्टर। अगर आपसे कोई पूछे कि यहाँ पर ए वेक्टर और ई वेक्टर के बीच कितना एंगल है, तो आप आसानी से कह सकते हैं कि यहाँ पर जो भाई थीटा है वो 0 डिग्री है। ठीक है। अब ये आवश्यक नहीं था कि हमेशा दोनों इसी डायरेक्शन में हो। ऐसा भी हो सकता था कि हम इसको ऐसे कर देते, मतलब इसको ऐसे समझते हैं, एरिया वेक्टर हम क्या बोल रहे हैं, ये आपका ऐसे है, फील्ड ऐसे जा रहा है और आपका ये एरिया ऐसे है। इसका मतलब है कि आप इधर से देख रहे हैं, एरिया वेक्टर इधर है और फील्ड का डायरेक्शन भी उधर है, तो आप दोनों के बीच कितना लिखिएगा, 0 डिग्री लिखिएगा। तो एरिया वेक्टर और फील्ड दोनों एक ही दिशा में, तो 0 डिग्री। अब कहता है कि इसको हम थोड़ा सा क्या करते हैं, ये ऐसे एरिया वेक्टर है, फील्ड अभी अपने जगह पर है। अब हम इसको क्या करते हैं, ऐसे कर देते हैं। इसका मतलब है कि हम इसको थोड़ा सा ऐसे दिखा रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि ये हमारा फील्ड है, ठीक है, ये हमारा फील्ड का डायरेक्शन है, ये हमारा फील्ड का डायरेक्शन, ये हमारा एरिया का डायरेक्शन। दोनों के बीच अब एंगल है, क्योंकि हमने तल को क्या किया, थोड़ा तिरछा कर दिया है। तो तिरछा तो और भी तिरछा हो सकता है, हम इसको ऐसे रख सकते हैं। तो ऐसे रखिएगा, क्या होगा, सो देखिए फील्ड का डायरेक्शन अब तो हो जाएगा ऐसे। फील्ड का डायरेक्शन हम चेंज नहीं कर रहे हैं। अब जब आप इसको ऐसे ले लिए तो एरिया वेक्टर आप ऊपर लेंगे, एरिया वेक्टर ऊपर ले लिए। अब दोनों सदिश के बीच जो है एंगल जो बन रहा है वो बन रहा है 90 डिग्री। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसको बदल रहे हैं तो हमारा
ये जो नॉर्मल है वह भी क्या हो रहा है, बदल रहा है, और इसके बदलने से हमारे फ्लक्स पे परिवर्तन होता है, वो आगे हम देखेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि हमने क्या किया कि एक कोई एरिया लिया और फील्ड लिया और दोनों को हमने रखा। अब जिस एंगल पर रखना है आप रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहता है कि अगर इसका मान यूनिट हो जाए, तो अगर यूनिट एरिया हम ले लेते हैं तो उससे जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जाएगा, उसी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स। नहीं ऐसे, यानी एकांक क्षेत्रफल, यूनिट एरिया का मतलब हुआ एकांक क्षेत्रफल। एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यह एक अदिश राशि है, इसे फाई से सूचित किया जाता है। इसका मात्रक और विमा हम अभी देखेंगे। फिलहाल हम क्या बोले, एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही विद्युत फ्लक्स कहते हैं और इसे फाई से सूचित किया जाता है। यह एक अदिश राशि है। इसको हम थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं पहले। एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है। इसे फाई से सूचित किया जाता है। ठीक है। इसका मात्रक और विमा हम नीचे लिखेंगे। मैथमेटिकल टर्म जब लिखेंगे तो वहां पर आपको ज्यादा समझ में आएगा। ऐसे अगर आप लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं। इसका एसआई मात्रक वोल्ट मीटर होता है। याद रहे, वोल्ट पर मीटर विद्युत क्षेत्र का होता है, वोल्ट मीटर फ्लक्स का होता है। यही दोनों में फर्क है। एक में वोल्ट पर मीटर है, एक में वोल्ट मीटर है। मतलब एक में मीटर जो है वो नीचे है, एक में मीटर ऊपर है। तो ऊपर है तो फ्लक्स, नीचे है तो फील्ड। दैट मीन्स इसको ऐसे देखिए, वोल्ट मीटर है ये किसको दिखाएगा, फ्लक्स। वोल्ट पर मीटर है ये किसको दिखाएगा, फील्ड। यही दोनों में फर्क। एक विद्युत क्षेत्र विद्युत फ्लक्स है और एक विद्युत क्षेत्र है। चलिए बीमा हम निकालने के लिए नीचे सीखेंगे। इसको थोड़ा सा ऐसे लिखिए आप। अच्छा, एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा आप ऐड कर दीजिए, थोड़ा और अच्छा लगेगा। एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत या लंबवत थोड़ा अच्छा लगेगा। एकांक क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यह एक अदिश राशि है, इसे फाई से सूचित किया जाता है। इसका एसआई मात्रक वोल्ट मीटर होता है। इसको अब यहाँ पर लिखिए। The number of field lines, electric field lines obvious है, field lines crossing normally per unit area is called electric flux. ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी it is denoted by phi e. Its SI unit is voltmeter. क्लियर?
अब कहता है इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होता है। ये तो आपने कह दिया कि भाई एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो इसको मैथमेटिकली कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं वो हम देखते हैं। तो मैथमेटिकली इसको पहले आप प्रिंट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करते हैं कि स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो हमने क्या देखा कि एरिया मस्ट है आपका फ्लक्स को डिफाइन करने के लिए। तो एरिया से गुजरेगा कौन, तो विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र का मतलब विद्युत बल रेखा। तो एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले विद्युत बल रेखा की संख्या को ही हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। वो भी नॉर्मली जो क्रॉस करेगा वो। तो अब हम बात करते हैं इसको मैथमेटिकली कैसे हम लोग देखते हैं वो देखते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा मिटाते हैं। मैथमेटिकली we have मैथमेटिकली क्या लिख सकते हैं। तो कहता है कि क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र सदिश के डॉट प्रोडक्ट को ही विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी डॉट प्रोडक्ट ऑफ area vector and field vector is called electric flux। ठीक है, मतलब क्षेत्रफल सदिश एवं विद्युत क्षेत्र के अदिश गुणन को ही विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, अब इसको कैसे हम डिफाइन करें इसको देखिए। तो कहता है कि फाई ई बराबर, तो क्या बोला, विद्युत क्षेत्र और क्षेत्र सदिश। विद्युत क्षेत्र को हम लोग ई वेक्टर लिखेंगे और एरिया को हम लोग ए वेक्टर लिखेंगे। तो फाई ई बराबर हो गया ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो अगर आपका फील्ड मान लीजिए कि ये है ई वेक्टर और आपका एरिया वेक्टर ये है। हमने पहले भी बोला है कि ये दोनों सेम डायरेक्शन में भी हो सकता है, अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है, लंबवत भी हो सकता है, 30 डिग्री पर 60 डिग्री पर कुछ भी हो सकता है। तो दैट मीन्स यहाँ थीटा का हम जिक्र कर रहे हैं। एरिया वेक्टर आपका बदल सकता है, क्योंकि एरिया वेक्टर के बदलने से क्या, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन बदलने से फ्लक्स पर प्रभाव पड़ता है। अब यहाँ पर कहता है कि ऑल्सो करके आप क्या लिख सकते हैं, फाई ई बराबर ई ए डॉट हटता है तो कॉस थीटा। तो हम अभी तुरंत बोले कि थीटा क्या है, एंगल बिटवीन वेयर, यहाँ पर लिख देते हैं, वेयर थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड ए वेक्टर। मतलब विद्युत क्षेत्र और क्षेत्र सदिश के डॉट प्रोडक्ट के बीच का कोण है। ठीक है, अब कहता है ये तो आपका था कि पूरा आपका है एरिया वेक्टर भी कांस्टेंट है, फील्ड वेक्टर भी कांस्टेंट है। तो कभी कभी वेरिएबल का भी बात आता है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल होगा तो मामला क्या होगा, एरिया अगर वेरिएबल है तो क्या होगा। तो दोनों ही सिचुएशन के लिए हम लोग एक ऐसा कॉन्सेप्ट डालते हैं कि एलिमेंट्री फॉर्म इसको बोलते हैं। तो इन एलिमेंट्री फॉर्म तो कहता है कि अगर ये आपका फील्ड है तो यहाँ एरिया आप छोटा ले सकते हैं, तो ये वेरी कर सकता है। हम थोड़ा सा यहाँ पर ये आपको दिखाते हैं कि आपका ये अगर फील्ड है ई वेक्टर, इसमें छोटा सा एकदम छोटा सा हम क्षेत्रफल ले रहे हैं, इसका नाम हो जाएगा डी ए वेक्टर और एरिया वेक्टर ये ए हो जाएगा। इसका मतलब डी ए वेक्टर, यहाँ पर ए वेक्टर है तो आपका ये दिशा हो जाएगा इसका जो डी ए है। इसका मतलब छोटा सा क्षेत्रफल है तो छोटा सा फ्लक्स भी जाएगा। तो उसके लिए डी फाई ई बराबर हो जाएगा, यहाँ पर ई का ई तो अपने जगह पर ही रहेगा,
तो ई वेक्टर डॉट में क्या हो जाएगा ए वेक्टर। यहाँ पे एरिया मेरा वेरिएबल। अब यहाँ से देखते हैं ऑल्सो करके, अगर हम बड़ा सा क्षेत्रफल इसी को, ये तो हम छोटा सा लिए, इसी पर हम छोटा सा एकदम हिस्सा कट करेंगे, वही हमारा डीए कहलाएगा। और वही डीए कहलाते 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 वह पूरा एरिया दे देगा, और पूरा एरिया क्या कहलाता है ए। इसका मतलब ये है कि छोटा सा एलिमेंट जब हम कट कर रहे थे, छोटा सा मतलब एकदम छोटा सा एलिमेंट कट कर रहे थे, तो उससे छोटा सा फ्लक्स जा रहा था, वही छोटा छोटा फ्लक्स को इंटीग्रेट कर देंगे तो बड़ा सा फ्लक्स जाएगा। इसका मतलब है कि ऑल्सो करके इंटीग्रल फॉर्म में हम देख सकते हैं, ऑल्सो phi e इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, इसको हम लिख देते हैं, ये हो जाएगा आपका ई डी ए कॉस थीटा, डॉट हटेगा तो कॉस आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा इंटीग्रल फॉर्म है और ये हमारा डिफरेंशियल फॉर्म है। तो छोटी इकाई का इस्तेमाल वहां करते हैं जब आपका या तो फील्ड हमारा वेरिएबल हो या तो एरिया हमारा वेरिएबल हो, और यदि कांस्टेंट है तो ऊपर वाला हमारा काम चल जाएगा। तो इस तरह से आप देखें यहाँ पर हमारा फ्लक्स का कैसे कैलकुलेशन होता है। तो पहले आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप इसको स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। यहाँ पे एक कदम छूट गया है। अब बात करते हैं कि आप इसमें फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला आपको दो ही आया, एक आया कि कांस्टेंट फील्ड रहे, कांस्टेंट एरिया रहे, आप ये वाला निकाल करके चल दीजिए, आपका जो सवाल है एनसीईआरटी में वो इसी पे बन जाएगा। अब हम बात करते हैं इंटीग्रल के लिए कि जब अपर लेवल पर आप सोचते हैं, जब आपका दोनों में से कोई एक वेरिएबल हो जाएगा, या तो एरिया या तो इलेक्ट्रिक फील्ड, उस स्थिति में आपके पास समस्या आएगी और समस्या को सोल्व करेगा कौन, या तो डिफरेंशिएशन या तो इंटीग्रेशन। ये हो गया डिफरेंशियल फॉर्म, ये हो गया इंटीग्रल फॉर्म। तो जब समस्या आएगा तो वहां हम देखेंगे। फिलहाल आपका एनसीईआरटी का यही सवाल बन जाएगा। तो आज अब हम देखते हैं की पॉइंट्स फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्योरी आपका समाप्त। इतना अगर समझ गए तो आपका काम चल जाएगा। अब क्या कहता है इसको देखिए थोड़ा सा, की पॉइंट्स में हम क्या क्या देख सकते हैं, ये आपका ऑब्जेक्टिव हल कर सकता है। की पॉइंट्स फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, याद रहे ग्रेविटेशनल फ्लक्स को हम फाई जी बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई एम बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई ई बोलते हैं। ठीक है, ये तीनों का सेम परिभाषा वगैरह चलता है, सोच भी सब लगभग सेम चलता है। आते हैं की पॉइंट्स। पहला की पॉइंट्स कहता है कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल अगर परिवर्तित हो जाए तो फ्लक्स भी परिवर्तित हो जाए। तो हम इसमें क्या करते हैं, यदि ये आपका फील्ड हो और एरिया वेक्टर आपका कुछ इस तरह से हो, ये आपका एरिया वेक्टर है, ये आपका ई वेक्टर है। ठीक है, यहाँ पर थीटा आप क्या मानिएगा 0 डिग्री। उस समय हमारा फाई ई जो हो जाएगा वो हो जाएगा ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर ई ए कॉस थीटा, कॉस थीटा बोले थे कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री का मतलब होता है 1, तो 1 इंटू ई ए बराबर क्या हो जाएगा ई ए। तो इस सिचुएशन में आपको याद रखना है कि जब एरिया वेक्टर और फील्ड वेक्टर दोनों एक ही दिशा में काम करें तो फ्लक्स का मान हो जाएगा ई ए। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, किसी का इच्छा हुआ कि नहीं सर हम ऐसा करते हैं कि एरिया वेक्टर को हम इधर से कैलकुलेट करेंगे, मतलब एरिया उतना ही लिया, सब कुछ उतना ही लिया, फर्क ये क्या किया कि ये कहा कि नहीं सर हम एरिया वेक्टर इधर लेना चाहते हैं, भाई ले लो कोई दिक्कत नहीं है, अपनी मर्जी है। तो एरिया वेक्टर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किधर से देख रहे हैं, ऑब्जर्वर किधर से देख रहा है। तो जनरली हम बाहर से देखते हैं तो इधर हो जाएगा, इधर से देखेंगे तो इधर हो जाएगा। इसका मतलब ये है, इस स्थिति में आप देख सकते हैं कि ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है और ये ए वेक्टर है। इसका मतलब ये दोनों के बीच 180 डिग्री है। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, इसलिए फाई ई बराबर यहाँ पर हो जाएगा
ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर ई ए कॉस 180 डिग्री। अब कॉस 180 डिग्री का मान होता है -1, तो -1 गुने ई ए बराबर हो जाएगा -ई। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं अगर आपका ये सो गया है, मतलब कि अब जो एरिया वेक्टर है वो इधर है, एरिया वेक्टर ऊपर है, फील्ड वेक्टर इधर है, तो फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब है इस दोनों के बीच जो ये एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पर थीटा हमारा कितना हो रहा है 90 डिग्री, इसलिए फाई ई बराबर क्या हो जाएगा ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर ई ए कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 का मान होता है 0, कॉस 90 का मान क्या होता है 0, 0 इंटू एनीथिंग क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब कि अगर आपका एरिया वेक्टर दैट मीन्स तल आपका सोया हुआ हो फील्ड में, तो इसका मतलब उससे फ्लक्स निकलने वाला मान कितना हो जाएगा 0। मतलब ये कि आपका कोई कैपेसिटर है उससे फ्लक्स निकल रहा है और ये बेचारा सो गया, पहले ऐसे खड़ा था तो सबसे ज़्यादा जा रहा था और ऐसे सोते जाएगा, तो इसका मतलब फ्लक्स गुजरने का जो रेट होगा वह क्या होगा घटेगा 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 घटेगा, और जब ऐसे हो जाएगा तो वो हो जाएगा 0। क्यों हो जाएगा 0? तो फील्ड का डायरेक्शन इधर है और आपका एरिया वेक्टर ऊपर हो गया, तो फील्ड का डायरेक्शन इधर और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर, तो दोनों के बीच कितना डिग्री 90 डिग्री। तो 90 की स्थिति में इससे कहता है कि फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा 0, ठीक है। कुछ एंगल पर भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो थीटा एंगल पर भी हो सकता है। तो उसका अगला एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पे फिगर 1 इसको कर देते हैं, फिगर 2, फिगर 3, फिगर 4 कर देते हैं इधर। फील्ड हमारा ये है, एरिया वेक्टर हमारा ये है, अब दोनों के बीच ये थीटा एंगल है, अब 30 डिग्री 60 डिग्री 90 45 डिग्री जो भी है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा फाई ई बराबर हो जाएगा ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। अब जो थीटा होगा वो हम लिख देंगे। तो इस तरह से आप देखें कि आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और 0 और मैक्सिमम के बीच में भी हो सकता है, ठीक है। तो कॉस के लिए हम लोग चले, इसमें कॉस आता है क्योंकि डॉट आता है, ठीक है। अब हम आते हैं, दिमाग में ये आ सकता है कि सर डॉट प्रोडक्ट ही क्यों लिया, जब ये भी सदिश था ये भी सदिश था, दोनों को गुणा करना था, तो दोनों का सदिश ही क्यों, अदिश गुणन ही क्यों लिए, सदिश गुणन भी ले सकते थे, फैक्टर प्रोडक्ट भी ले सकते थे, इसलिए कि ये हमारा स्केलर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी होने की वजह से आरएचएस में भी हमारा स्केलर क्वांटिटी होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि दो वेक्टर का प्रोडक्ट अगर करते हैं, तो अगर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वो स्केलर देता है और वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं तो वो वेक्टर देता है, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो वेक्टर और डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो स्केलर। तो हमको तो चाहिए स्केलर, तो स्केलर के लिए हमको क्या करना पड़ेगा डॉट। तो ये ध्यान में आ गया। अब आते हैं, ये आपने देख लिया कि कैसे कैसे क्या होगा। उसके बाद 2 नंबर में हम देखते हैं, चलिए 2 नंबर देखते हैं। हम क्या देखे, सिंस फाई ई बराबर आया ई ए कॉस थीटा, ठीक है। तो एस आई यूनिट बराबर SI यूनिट जब निकालना है तो इसका यूनिट लिख दीजिए, इसका यूनिट लिख दीजिए, इसका यूनिट लिख दीजिए, सबका काम चल जाएगा। तो SI यूनिट के लिए हम जानते हैं इसका होता है वोल्ट पर मीटर गुने एरिया, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर और ये होता है यूनिट लेस। क्या होता है यूनिट लेस, क्योंकि जितना भी कॉस साइन टेन मतलब जो भी रेशियोज हैं वो सब क्या होता है यूनिट लेस होता है, क्योंकि वह 2 लेंथ का रेशियो होता है। आप कॉस थीटा ही याद करते हैं, क्या करते हैं आधार बटे कर मतलब बेस बटे हाइपोटेनस, बेस बटे हाइपोटेनस
cos थीटा बराबर याद करते हैं b बटे h, जैसे tan याद करते हैं तो tan थीटा बराबर क्या याद करते हैं p बटे b। ये भी लेंथ तो लेंथ बता लेंथ कुछ भी नहीं, इसका मतलब यूनिटलेस होगा। अब 1 मीटर तो खत्म, इसका मतलब है कि ऐसा ही यूनिट हो गया वोल्ट मीटर। तो ध्यान रहे हमने पीछे भी बताया हुआ है। फाई ई का हमको डायमेंशन चाहिए, बीमा चाहिए, ठीक है। तो इसका बीमा लिख दो, इसका तो बीमा होगा नहीं, यूनिटलेस है, तो ई ए का बीमा लिख देंगे, अपना काम चल जाएगा। अब दिमाग में आएगा कि सर ई का तो बीमा हमको याद नहीं है, एरिया का हम लिख सकते हैं एल स्क्वायर, लेकिन ई का तो बीमा याद नहीं है। तो नहीं है तो छोटा छोटा जोड़ करके हम बताए हुए हैं। ई का फॉर्मूला क्या होता है पहले ये देखो, तो ई का फॉर्मूला हमने बताया हुआ है एफ बटे क्यू। एकांक आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड या फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। तो इनटू में हो गया क्या ए। अब यहाँ से तो आप निकाल सकते हैं, क्योंकि दुनिया का कोई भी बल है तो उसका बीमा होता है mlt-2 गुने ये एरिया है, एरिया के लिए क्या लिखेंगे एल स्क्वायर बटे। अब ये चार्ज है तो चार्ज के लिए बीमा क्या लिखेंगे एटी या आईटी। अब इसको थोड़ा सा स्टाइल मार के लिख देते हैं, दैट मीन्स अंश के रूप में लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक m होगा, यहाँ 2l, यहाँ 1l, तो 2 3 हो गया। अब t का देखते हैं तो t 1 पावर -1 लेके जाएगा, तो ये दोनों हो जाएगा जुड़ के, तो यानी टोटली हो जाएगा m l पे पावर 3 t का पावर -3 और ये a पे पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, a पे पावर -1। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशन हो गया, बीमा हो गया ml3 t-3 a-1। आप अगर याद रखते हैं तो ये भूलने का चांस ज़्यादा रहेगा। आप देखिए ये इस प्रोसेस में आपको छोटा छोटा यूज करना पड़ा, आपको 30 सेकंड लगेगा, 40 सेकंड लगेगा, आप उसको कैलकुलेट करके निकाल लिया कीजिए, ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। तीसरा कहता है कि एक चीज़ तो हम समझ गए कि हमको ये बोल रहा है कि अगर फ्लक्स है तो वह पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और चूंकि एरिया वेक्टर मेरे ऊपर डिपेंड करता है, इसका मतलब ये है, ये बोलता है कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, ये कांस्टेंट है, ठीक है। अब कहता है इसमें हम क्या करते हैं, एक घन को रखते हैं, क्या रखते हैं, एक घन को रखते हैं, ठीक है। अब कहता है कि ये बताया जाए कि इस घन से क्यूब से कितना फ्लक्स निकलेगा, इस घन से क्यूब से कितना फ्लक्स निकलेगा, ये पूछा हुआ है एनसीईआरटी में है। तो सीधा याद रखना है कि अगर कांस्टेंट फील्ड में कोई बंद सरफेस डाल दिया जाए, चाहे उसकी आकृति जैसी हो, हमने क्या कहा, कांस्टेंट फील्ड में अगर कोई क्लोज्ड सरफेस रख दिया जाए तो उससे निकलने वाला नेट फ्लक्स हो जाएगा 0, चाहे उसकी आकृति कैसी भी क्यों ना हो, चाहे सिमेट्रिकल हो चाहे सिमेट्रिकल हो। सिमेट्रिकल का मतलब जिसको आप जानते हैं, जिसका नाम जानते हैं, इसका नाम आप जानते हैं कि घन है, क्यूब है। आप क्यूबाइड को ले सकते हैं, घनाभ को ले सकते हैं, आप किसी गोला को ले सकते हैं, किसी चीज को आप रख दीजिए, लेकिन याद रहे वो क्या होना चाहिए, बंद। अगर वो बंद है तो उससे निकलने वाले फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। हमने क्या कहा दिया, फाई ई बराबर 0, ठीक है। लेकिन अब आपके अंदर आएगा कि सर हम कैलकुलेशन कैसे करें, तो ठीक है देख लेते हैं भाई। ऐसा करते हैं, इसको सरफेस 1 मान लेते हैं, इसको सरफेस 2 मान लेते हैं, इसको 3, इसको 4, पीछे जो है उसको 5, सामने जो है उसको मान लेते हैं 6, क्योंकि 6 फेस होगा। हमने क्या कहा था, आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, हमने कहा था कि अगर कोई सरफेस ऐसे सो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधरे हो, तो फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, 0। तो आप यहाँ से स्पष्ट जान सकते हैं कि 3 से फ्लक्स क्या हो गया, 0, 5-3 जिसको बोलते हैं, इससे भी फ्लक्स हो जाएगा 0, 5-4 बराबर 0। ईवी सूत्र एक तरह से कहा जाए 90 डिग्री पर जिसको बोलते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे समझ लेते हैं, अच्छा रहेगा। पीछे वाला, तो पीछे वाला कैसे है, ऐसे है, फील्ड ऐसे जा रहा है, तो या तो एरिया वेक्टर इधर होगा या तो एरिया वेक्टर इधर होगा। तो इधर दिखाते हैं तो आपको समझ में आएगा ज्यादा। तो एरिया वेक्टर ये हो गया, फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया, तो दोनों के बीच कितना डिग्री, दोनों के बीच कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो 90 जैसे हो जाएगी, समझ जाइए फ्लक्स 0। वही बात इधर रहेगा तो भी वही बात हो जाएगा। इसका मतलब 5 से भी 0 और 6 से भी 0, इसका मतलब हो जाएगा ये 5 बराबर 0
एंड फाई 6 बराबर भी 0। अब हम देखते हैं फाई 1 और फाई 2 का क्या विचार। तो फाई 1 और फाई 2 कहता है हम 0 भैया नहीं होंगे, इसलिए कि फील्ड का डायरेक्शन उधर है और हम ऐसे खड़े हैं तो हमारा 0 कैसे हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो होगा, हम सोए हुए नहीं हैं। इसलिए या तो एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो एरिया वेक्टर इधर मानना पड़ेगा। तो जनरली जब बंद हो जाए तो आप समझ जाइए कि आपको बाहर की तरफ एरिया वेक्टर मानना है। तो इसके लिए जब आप बात करिएगा तो एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा, और इसके लिए जब बात कीजिएगा एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा। तो हम इसके लिए बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर चलते हैं फाई 1 कर देते हैं। तो फाई 1 हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। थीटा का मतलब कितना हो जाएगा, सो देखिए फील्ड वेक्टर उधर होगा और एरिया वेक्टर इधर होगा, तो 180 डिग्री, 180 डिग्री हो गया। तो दैट मीन्स 180 डिग्री के होने के चांस में क्या हो जाएगा, ये ई ए विथ माइनस, क्योंकि कॉस 180 डिग्री का मान होता है माइनस, और पीछे हम बताए भी कि यहाँ पे -1 हो जाएगा, माइनस ई ए हो जाएगा। फाई 2 यानी उस सरफेस से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर, एरिया वेक्टर भी बाहर मानेंगे तो 0 डिग्री। तो 0 डिग्री के केस में क्या हो जाएगा, ई ए कॉस 0 डिग्री, इसका मतलब ई ए हो जाएगा, क्योंकि कॉस 0 डिग्री का मान 1। अब टोटल फ्लक्स को जोड़ देते हैं, तो फाई नेट पूछ रहा है कितना, तो सबको जोड़ देंगे। तो पहला से कितना निकला माइनस ई ए, दूसरा से कितना निकला प्लस ई ए, तीसरा 0, चौथा 0, पांचवा 0, छठा 0, ये भी तो कट के 0 हो गया, तो दैट मीन्स ये हो गया इतना। तो यहाँ से एक चीज आप गांठ बांध लीजिए कि कोई भी बंद सरफेस को अगर आप, चाहे वो क्यूब टाइप का हो, गोला टाइप का हो, बेलन टाइप का हो, या जैसा भी हो, अगर बंद सरफेस को आप किसी कांस्टेंट फील्ड में पूरे के पूरे डाल देते हैं तो उसका मतलब ये है कि उससे जो फ्लक्स लिंक करेगा वो टोटल फ्लक्स लिंक कितना करेगा, 0। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पूछा हुआ है, और भी इसमें हम देखेंगे, फिलहाल इसको प्रिंट कीजिए। आई होप कि आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स समाप्त हो गया। अब आपका 45 में हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी से जुड़े हुए सवाल। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का सवाल देख चुका है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो भी एनसीईआरटी का सवाल है हम देखेंगे एपिसोड नंबर 45 में। तो अगला आपका होगा एनसीईआरटी से जुड़ा हुआ सवाल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।